जी क्लास तो चले आ गई माशाल्लाह। जिस फ्रेंड से हमने कौन सा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आज जो सा है 0 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हुए हैं। 1 चैप्टर जो है ना आज हो जाएगा अगर 2 सेशन पूरे हुए आज नहीं तो कल डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर 2। तो सारे चैप्टरों की अपनी जगह इंपॉर्टेंस, मतलब सारे चैप्टर अपनी जगह इंपॉर्टेंट होते हैं। चलें जी, अभी इसका हम कौन से पेज पे कोई एंड वाले कोई चल रहे हैं क्वेश्चन। एग्जांपल जैसे पेज नंबर 28 29 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेज नंबर चैप्टर 1 का पेज नंबर 28 29, मतलब 28 का हमने मतलब उसका उससे पीछे जो क्वेश्चन था 27 से शुरू होता हुआ था क्वेश्चन, मतलब वहाँ पे दोनों क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे, सेकंड पार्ट क्वेश्चन पीछे लिखा हुआ है 20 वहाँ पे, लेकिन जैसे चूंकि यहाँ पे भी वो लिखा हुआ है सोल्यूशन में भी, ठीक है। एफ जेड इज इक्वल टू जेड का मॉड का स्क्वायर, हमें क्वेश्चन पीछे भी लिखा हुआ है। वो जो उनसे 2 पार्ट है, सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में यस। हमें वो जैसे फर्स्ट पार्ट में भी हमने ये प्रूव किया था, फंक्शन है तो चेक करना है कि वो जो गिवन वैल्यू पे कंटिन्यूस है या नहीं है और उस पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब सेकंड पार्ट में जो फंक्शन है वो फंक्शन चेंज है, वही दोनों हमें चेक करने हैं क्या वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, और उसका डिफरेंशिएबल है या नहीं है गिवन वैल्यू पे। फंक्शन अब उसने चेंज किया है 28 पेज पे या 27 से समझो क्वेश्चन है, वहां पे आगे अगले पेज पे लिखा हुआ है वो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। यानी अभी एग्जांपल कह सकते हैं आप चैप्टर 1, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। कौन सा एग्जांपल नंबर पता नहीं क्या है, किस तरह पेज नंबर जरा बता, पेज नंबर 27 8, ठीक है। चलो इस तरह उसका सेकंड पार्ट, ठीक, वो क्या है जी, एफ जेड सारा मेरे चल दो। एफ जेड इज इक्वल टू फंक्शन ये है जिसकी हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। बस फर्स्ट पार्ट हमने यस। किया था जिसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक की थी गिवन पॉइंट पे। अब सेकंड क्वेश्चन ये सेकंड जो है उसका पार्ट, उसमें फंक्शन क्या है, z का के मॉड का स्क्वायर, ये फंक्शन चेक करना है। साथ उसने पॉइंट भी बताया हुआ है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करना है। चेक करना है एट जेड नॉट पे, एट जेड नॉट इन जनरल उसने पॉइंट लिखा इन चेक करना है, ठीक। ऊपर ले देते हैं चेक, ठीक, कंटिन्यूटी, ठीक, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक। जरा शॉर्ट सा लिखे चेक करना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट ए जेड नॉट, यानी z इज इक्वल टू जेड नॉट पे इस फंक्शन की सेकंड पार्ट की, फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड पार्ट की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इस z नॉट पे फाइंड करना है। z इज इक्वल टू जेड नॉट, मैंने चलो जस्ट z नॉट लिख लिया। अब कंटिन्यूस का जो मतलब क्या डेफिनेशन होती है, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पे फंक्शन का आंसर आ जाए, मतलब उसका जो वैल्यू मिल जाए, मतलब कोई वैल्यू मिल जाए इन्फिनिटी के बाद, फिर हम लिमिट वाले मतलब लिमिट वाली बहुत मतलब देख रहे वो पीस, मैंने आपको ये तो कई दफा इस पे बात हुई कि अगर पीसेज में फंक्शन गिवन है ना, पीसेज में उसको कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन तो उसकी कंटिन्यूटी का डाउट मतलब होता है, हो सकता है हो या ना। सिंगल वैल्यूड फंक्शन तो ऑलमोस्ट यूं कह सकते हैं 99.99 कंटिन्यूस ही होता है। वो सिर्फ ना होने के उस वक्त चाह सकते हैं अगर वो उस वैल्यू पे उसका आंसर नहीं आता, ठीक है। यस सर। यानी वो जैसी दस लगे जेड नॉट पुट करेंगे आंसर आ ही जाएगा, वो जेड नॉट के मॉड का स्क्वायर, ठीक। यानी वो आंसर उसका आ गया ये, मतलब क्या एट जेड नॉट, यानी फंक्शन की जेड नॉट पे वैल्यू एट मतलब जेड नॉट पे एफ जेड नॉट क्या बन जाएगा, जेड नॉट का के मॉड का स्क्वायर, ठीक। अब इसकी लिमिट वाली वैल्यू चेक करें, यानी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दोनों हमने करना होता है। उस वैल्यू पे फंक्शन का आंसर और लिमिट पे आंसर एक जैसा होना चाहिए, लिमिट पे आंसर भी आना चाहिए, लिमिट पे भी आंसर आना चाहिए, उस वैल्यू पे भी आना चाहिए। वो लिमिट पे कब नहीं आने के चांस होते, जब उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए अलग अलग फंक्शन हो, मतलब उन दोनों के फिर आंसर जब एक जैसे ना आ रहे। फिर जब वो डिफाइंड फंक्शन के सिंगल वैल्यू फंक्शन जैसे ही है, उसके फिर लिमिट का भी नहीं आंसर आता है जब वो डिफाइंड ना हो। जब डिफाइंड नहीं तो वो बात वैसे खत्म होगी, फिर उसकी लिमिट का भी नहीं आंसर, ठीक है। ना तो वो डिफाइंड है ना तो लिमिट का कोई आंसर है।
लिमिट के आंसर पे ना आने की वैसे उसको क्या होता है, जब लेफ्ट का अलग भी आंसर और राइट का अलग हो तो फिर लिमिट कह सकते हैं लिमिट का आंसर मिला ही नहीं, मतलब नॉट यूनिक, लिमिट इज नॉट यूनिक, मतलब लिमिट का कोई आंसर नहीं। ठीक, अभी क्योंकि एक ही फंक्शन है सिंगल वैल्यू फंक्शन, इसमें लिमिट के लिए जस्ट सिर्फ स्टेप करने हैं हमें, आंसर तो वही आना है ना, जस्ट सिर्फ ये शो वैसे लिख के दिखाना, मतलब इसमें पुट करेंगे ना इस वाले में, अभी तो देखें ना पुट करने का सोचा है ना, लिख के दिखाया वर्किंग, आंसर यही आएगा z नॉट, जब बोलेंगे पुट करेंगे z की जगह z नॉट तो ये बन जाएगा z नॉट के मॉड का स्क्वायर, ये दोनों आंसर एग्री कर गए, मतलब लिमिट वाला और वो उस पे जो फंक्शन की वैल्यू है। ठीक, यानी शॉर्ट में देखते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट z नॉट, ये भी कह सकते हैं वर्ड्स में लिखना। ठीक, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट z नॉट, ठीक, ऑफ फंक्शन, ठीक, ऑफ f at z naught is equal to limiting value of f, यानी वर्ड्स में अगर लिखना limiting, ठीक, वैल्यू ऑफ f at z naught, मतलब आंसर एक जैसे आ गए। आंसर क्या आया, उस पे भी आंसर ये आया है, देखें उस पे भी ये आंसर है, लिमिटिंग पे भी ये आंसर आ गया है, तो ये कॉन्टिन्यूस आ गया। मतलब वर्ड्स में जो मैंने लिखा है ना उसको मतलब कैसे लिख सकते हैं, कि लिख सकते हैं कि लिमिट वाले का आंसर इसके इक्वल है, मतलब वो जैसे वो उसकी डेफिनेशन, यानी वो वर्ड्स की जगह वो भी लिख सकते हैं, वो में लिख देते हैं इसकी जगह वो भी लिख सकते हैं, एज लिख के ना एज, ठीक, ये लिमिटिंग वैल्यू, मतलब मैंने चलो वो इधर लिख दी वर्ड्स में, चलो वो इधर लिख दी, तो वो जैसे मैं इसमें लिमिट वाला ज्यादा इधर लिखूं, उसमें इतना कोई इशू नहीं, ये लिमिटिंग आंसर उसका और वो फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, मतलब उसका आंसर और उस लिमिट वाला आंसर एक जैसा, मतलब ये चीज मैंने वर्ड्स में इधर लिखी है और वो वाली में वर्ड्स में उधर लिखी है, और नीचे आंसर लिखे, मतलब इसका ये आंसर, मतलब वो देखेंगे वो जैसे वो अब तो खैर इधर एक जैसे हैं, वो तो जीरो सेंस में होगा, मतलब जैसे इधर से देखेंगे तो इसका ये आंसर उसका भी वो आंसर, ये इधर इसके डालना भूल गया, ये होगा तो वो तो जब मैंने उसको उधर लिखा, क्लियर हुआ है, सिंपल है। जी सर हो गया। सिंपल देखा ना, सिंगल वैल्यू फंक्शन में सिर्फ वर्किंग करनी होती है, मतलब वो वैल्यू पे भी आंसर और लिमिट का आंसर एक जैसा ही होता है ऑलमोस्ट, वो कब नहीं होता जब उसका डिफाइन है, फिर जब डिफाइन है फिर लिमिट का भी नहीं निकलेगा। ठीक है, यही मतलब सिंगल वैल्यू फंक्शन में कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली होता है। अब डिफरेंशिएबिलिटी, जी सर। डिफरेंशिएबिलिटी का जैसे रूल हमने मतलब रियल में भी सीखा है, इसमें भी वो डिफरेंशिएबिलिटी की वो फार्मूला डेफिनेशन जैसे हमने सीखी थी, उसी डेफिनेशन से हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक, कि उस पर डिफरेंशिएबल है या नहीं एट z नॉट। जी ये ये हो गया जी, क्या जी z, कौन सा फंक्शन के एफ जेड, ठीक है, उसको मैं चलिए इधर ही लिखता हूँ, वह z के मॉड का स्केल, ये फंक्शन, ठीक, अब ना इसमें हमें इस तरह की जरूरत है, इसमें असल में जो डेरिवेशन जो होती है ना, ये एक पॉइंट बड़ा आप समझने वाला है, जो डेरिवेशन होती है ना, चलिए कांस्टेंट की भी डेरिवेशन होगी, ठीक, अब जैसे कांस्टेंट की जो डेरिवेशन जो सा ये है ना z का मॉड, ये एक नंबर है, z का मॉड एक नंबर आ जाए, वो वेरिएबल एक किस्म का खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हमें वो वेरिएबल की जैसे वो इसकी डेरिवेशन एक किस्म की जीरो आ गई, इस वजह से हमें उसको कोशिश ये करनी है कि वेरिएबल फॉर्म में जैसे लिखे, जैसे z का मॉड जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, देखिए z इंटू जेड का कॉन्जुगेट, ये रूल होता है। यस सर। z के मॉड का स्क्वायर, मतलब जैसे जीरो चैप्टर में हमने किया हुआ, ठीक, फेमस है ये आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, z के मॉड का स्क्वायर इसकी इक्वल होता है, यानी अब हम इसकी जगह इसको यूज करेंगे, इसकी जगह इसको, अब हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, डेरिवेशन का जो ऐसे रूल है, देखिए चेक करेंगे क्या इसका आंसर आता है या नहीं आता। ठीक है, ये देखिए, तो ये आएगा ऐसे, जो इसका रूल है ऐसे, ये z अप्रोचिंग टू z नॉट, z अप्रोचिंग टू z नॉट, यहाँ पे देखिए इधर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा f, जो इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन माइनस एफ ऑफ वी नॉट इधर ब्रैकेट डाल देंगे, इसको थोड़ा देर फिर ब्रैकेट भी नहीं डालेंगे, z अप्रोचिंग टू z नॉट, मतलब जो पुट करना चाहते हैं, ठीक, पुट करना चाहते हैं, ठीक, वो यस, तो फिर इधर क्या आएगा z माइनस z नॉट, अब ऐसा जब पुट करके जीरो और जीरो आता है ना, लेकिन इसी जीरो जीरो को डेरिवेशन कहते हैं, f डैश z कहते हैं। ठीक है, देखें
अब यहाँ पे देखिए कि क्या हम देख रहे हैं इसका आंसर आता है, तब ये इसका मतलब माना जाएगा। अब ये देखिए, ये जो भी डेफिनेशन लिखा है ना, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम, मतलब इसकी ये डेरिवेशन तब कहेंगे इसकी इक्वल के इसकी लिमिट का आंसर आए तो ठीक है। अभी हम चेक करेंगे लिमिट इसकी आती है या नहीं आती। यहाँ पे देखिए इसकी जगह क्या बन जाएगा, ये अभी लिमिट लिखी हुई है, ठीक है, अभी लिमिट लिखी रहने देगा इस साइड पे, क्योंकि लिमिट रिपोर्ट नहीं ना कर रहे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बन जाएगा, वो जो साइड पे लिखा है वो फौरन साथ लिख लिया उसने, जैसे मतलब उसने फौरन साथ मतलब वो लिख दिया है। अच्छा ये यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको ऐसे लिखे तो ज्यादा अच्छा है। डेफिनेशन में हम लिखते थे ज्यादा, मतलब समझे कि जो वैल्यू पुट की उस पर डेरिवेशन हम चेक करना चाह रहे हैं कि आंसर आ जाएगा तो ये डेरिवेशन, अगर उसका आंसर इन्फिनिटी टाइप ना आ रहा तो कहेंगे ये डेरिवेशन नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये बेसिकली जो वैल्यू पुट कर रहे होते हैं उस पर। लेकिन डेफिनेशन में जब हम लिखते हैं सीधे जेड ही लिखा जाता है, वहां पे भी आप जेड नॉट लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, दोनों ठीक। लेकिन आप चूंकि क्वेश्चन है हमारे पास इसलिए जेड नॉट लिखना ज्यादा बेहतर है, ठीक। आप चूंकि जेड नॉट पे डेरिवेशन फाइंड करनी, इन जेड नॉट पे फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। वो बेसिकली बता रहे कि आप यहाँ पे लिखने के लिए यहाँ पे जेड नॉट भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं डेफिनेशन में, लेकिन क्वेश्चन में जेड नॉट लिखना ज्यादा अच्छा, ठीक जी। अब यहाँ पे देखिए इसका, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है ये इसकी वैल्यू, यानी अब इसकी जगह अगर ये भी लिखते हैं बाद में मैं इसकी जगह ये लिखूंगा। अब यहाँ पे अब मैं ना ये कुछ चलो एक स्टेप बना लूँगा, ये एक स्टेप बनाऊंगी इस तरह, अगर चलो इस तरह पता नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या बनेगा जेड, जो मतलब जो ये है ना फंक्शन, जेड की जगह जेड नॉट पुट करना, जेड की जगह जेड नॉट होगा क्लियर। जी ये अब नेचुरली यस नीचे क्या है जेड माइनस जेड नॉट, ठीक, मतलब जेड जो प्रोजेक्ट जेड नॉट, इस तरह भी ये वो जीरो जीरो की फॉर्म है, लेकिन वो सिंपलीफाई करके जैसे वो रियल में हम करते हैं एक्स माइनस टू को खत्म करके तब वैल्यू पुट करते हैं, इस तरह का केस हो, मतलब वो कैंसिल हो गए तब वैल्यू पुट करके आंसर आता, तब हम कहेंगे इस डेरिवेशन का ये आंसर है। अगर वो मतलब वो इस तरह कैंसिल वगैरह होकर मतलब आंसर नहीं मिल रहा तो हम कहेंगे इस डेरिवेशन का आंसर नहीं मिला। अभी जैसे इस डेरिवेशन का आंसर फाइंड कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अभी देखें कैसे करेंगे, इसमें अब कुछ टर्म्स ऐड करेंगे, कुछ माइनस करेंगे, मैं वही लिखता हूँ इधर, यानी एफ डैश जेड नॉट हम अभी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। देखें ये क्या बन जाएगा, इधर ऐसे लिमिट लिखी रहेगी, लिमिट जेड अप्रोचिंग टू जेड नॉट आ जाएगा ऐसे, या उस बोर्ड पे चले जाएं, इसी पॉइंट को आपने जरा समझना है, मेरे ख्याल उस उधर चले जाए ताकि वो ऐसे छोटा छोटा जैसे थोड़ा एक लाइन में लिखा होगा जरा ज्यादा क्लियर हो, उस पॉइंट को ही आपने जरा डीपली ये अरेंज कर दूंगा। ये कंटिन्यूटी का वहां पे क्वेश्चन खत्म हो गया, कंटिन्यूटी टाइम भी चेक कर लें। उधर एक किस्म का वहां पे दोबारा हमने लिख लिया हुआ है, सिर्फ आप उस स्टेप को ही आपने डीपली अंडरस्टैंड करना है। टाइम भी चेक कर लें। टाइम में चेक कर लेंगे, 14 मिनट हो जाएगा इंशाल्लाह जी। कौन सा ये, अब इसमें कुछ एक टर्म ऐड करनी है, एक माइनस करनी, देखें ये क्या है, जेड नॉट पे हम डेरिवेशन चेक कर रहे हैं कि आती है कि नहीं आती, ठीक, उसका आंसर आता है या नहीं आता। ये नेचुरली हमारे पास यहाँ पे अभी जो दो टर्म्स हैं उस तरह जेड नॉट पुट करेंगे ना, जेड अप्रोचिंग जेड नॉट नीचे जीरो बन जाएगा, ऊपर भी इस तरह पुट करके वो जीरो बन जाएगा, तो जेड को जेड नॉट पुट करेंगे, वो तो नेचुरली बाय डेफिनेशन इस जहाँ पे अब जेड नजर आ रहा है पुट करके जेड नॉट माइनस जेड नॉट वो जीरो, इस तरह जीरो बन जाएगा। अब हम इसके लिए हम क्या करेंगे, वो फैक्ट जैसे ये होता है ना, जैसे रियल में कई दफा इस पे बात हुई है। अब इसमें अगर टू पुट करना तो इस तरह से पुट करके जीरो आ जाएगा, जीरो और जीरो मतलब जीरो और जीरो आएगा, जीरो नहीं आएगा, जीरो और जीरो आएगा। दादा आपको अनडिटरमाइन वैल्यू बीच में से खत्म करनी है, ठीक, मतलब फैक्टर जैसे यहाँ पे भी वो फैक्टर बनाने के लिए कुछ ऐड करना है, कुछ माइनस करना है। ठीक है, ये जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, और माइनस एंड पे क्या लिखा हुआ है, माइनस जेड नॉट जेड नॉट, उसको मैं एंड पे लिख रहा हूँ, जेड नॉट जेड का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे दो वैल्यूज ऐड, एक वैल्यू मतलब एक टर्म्स ऐड करेंगे, एक माइनस करेंगे, ये वाली माइनस जेड कॉन्जुगेट जेड नॉट, मतलब ये खुद से माइनस करी, यही चीज ऐड कर देंगे, जेड कॉन्जुगेट जेड नॉट। सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसी फैक्टर को बनाने के लिए टेक्निक यूज कर, ये फैक्टराइजेशन की बीच में कुछ जैसे सम टाइम फैक्टर बनाने के लिए वो कंप्लीटिंग स्केल वगैरह जैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे होगी, ठीक। अब यानी सर हमें ये किस याद रखना है। जी जी, यानी हमने वो इस तरह का नहीं सोचेंगे जिस तरह वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग ये वो नहीं, ऐसा मतलब ये कि आपने हमने इस तरह का फैक्टर क्रिएट करना है, इस तरह का फैक्टर क्रिएट करना है,
यानी उसको जैसे कैंसिल करना, जैसे 0 और 0 से बचने की कोशिश करनी है इस, यानी अब बीच में कोई इस तरह का ऐड किया मास किए कि वो जैसे दोनों पेयर बने उनमें दोनों में ये हो तो और अच्छा है, मतलब दोनों में हो तो फिर तो उसकी डेरिवेशन का आंसर आएगा, अब दोनों में से एक में होगा तो फिर वो डेरिवेशन का आंसर नहीं मिलेगा। वो जैसे अब ये फैक्टर क्रिएट करने का भी मैं जैसे फैक्टर बना फिर वो कॉमन ले तब आपको जरा ज्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, z कॉन्जुगेट कॉमन आएगा, z माइनस z नॉट। देखें वो चीज आ गई जो जैसे बताया कि ये हमारा टारगेट था, अब वो नीचे लिखा हुआ है ना, तो वो नीचे इसके नीचे आएगा तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। इधर से क्या कॉमन आ सकता है, z नॉट कॉमन आ सकता है, ठीक, इधर से कॉमन आ सकता है z नॉट और अंदर क्या आएगा z कॉन्जुगेट माइनस z नॉट। जैसे पीछे भी इस तरह का क्वेश्चन किया था, तो आपको ये करना है तो आपको याद आएगा। अब लिमिट जब पुट करनी है ना इसमें, ये क्या पुट करेंगे ना इसको, मतलब ये देखो नीचे वाला इस वाले के नीचे अलग हो जाएगा, बीच में प्लस जो है टुकड़े जो है दोनों टुकड़े के नीचे अलग हो जाएगा, इसका ये फैक्टर कट जाएगा, वहां पे नहीं कटेगा, वो तो डिफरेंट है, इसका तो ये सेम है ना, मतलब इसके नीचे ये अलग आएगा तो ये कैंसिल होगा, लेकिन वहां पे वो इस जैसा नहीं है, वो नहीं कैंसिल होगा। तो जो पीछे क्वेश्चन किया था उसमें कुछ इस तरह की सिचुएशन थी, ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहा। यहाँ पे भी मतलब एक बार जो उसका जो फर्स्ट टर्म है ना उसमें तो एक किस्म का सिंप्लीफिकेशन होगी उसकी। ये आएगा, बड़बड़ी कर दें, बड़बड़ी इसके नीचे लिखेंगे ये कट गया लिखे बगैर ही, लेकिन उसके नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों के नीचे आना है। यहाँ पे जस्ट क्या रहेगा, z का कॉन्जुगेट, जी सर। वहां पे देखें प्लस, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, ये z नॉट इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है, थोड़ा z नॉट इस तरह से लिखा रहेगा, और यहाँ पे क्या है z कॉन्जुगेट। अब इनका कॉन्जुगेट हम कर सकते हैं, ये कॉन्जुगेट की अपनी प्रॉपर्टी है कि इनका कॉन्जुगेट हम इकट्ठा लिख सकते हैं, बताएं याद आया, ये प्रॉपर्टी भी है और पीछे क्वेश्चन भी ऐसे किया था आज से, मतलब जब भी मतलब पहले सेशन कॉम्प्लेक्स का हुआ था परसों हुआ था, ठीक है जी। ये जैसे ये देखना दोनों के ऊपर है ना, उसका कॉन्जुगेट कंबाइन हो तो उसको स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट है उसको इकट्ठा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में, प्लस में, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड में भी होगा कोई। अब ये असल में कैंसिल नहीं होगा, ऊपर और वैल्यू नीचे और वैल्यू है, इसको हम अपने पास है जैसे h किया था h कर दें, k कर दें, इस पूरे को कुछ कह दें, h कह रहे हैं, m कह रहे हैं, k कह रहे हैं, सर तो ऊपर भी ये होता है, अब इधर ही करते हैं, ठीक है, या वहां पे कर देते क्या, आप उसमें ऐसा तो कोई नहीं, वो कोई हमें रिपीट करनी थी, ठीक है, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, रेस कर दूँ टाइम सारा ना, ये चलो ये तो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये क्या जी, यहाँ पे हम पूछे z अप्रोचिंग टू z नॉट, ठीक, और यहाँ पे क्या जी z कॉन्जुगेट, यहाँ पे z नॉट है, इसको नीचे वाले को हमने h बोल दिया ऐसे, h k m कुछ भी लिख सकते, जब नीचे वाला h है तो ऊपर वाला h का कॉन्जुगेट है, क्योंकि वो नीचे वाला जैसा ही ऊपर था लेकिन ऊपर नीचे वाले जो वैल्यू है वही ऊपर है लेकिन ऊपर कॉन्जुगेट ज्यादा, वो h क्या नजर नहीं आ रहा, नीचे वाले को h बोल दिया ना, नीचे वाले को h बोला है z माइनस z नॉट को, नीचे वाले को ऊपर वाले z माइनस z नॉट के ऊपर कॉन्जुगेट था, ऊपर कॉन्जुगेट यानी उस पूरे को h बोल दिया। अब अगर h हो रियल, रियल फर्स्ट क्या 3 लिखा हो तो 3 का कॉन्जुगेट 3 आएगा, 3 3 कैंसिल हो गए, अब यहाँ पे दो आंसर आएगा ना, देखना लेकिन यहाँ पे अगर h रियल होगा, देखना h रियल होगा तो इसका आंसर वो जैसे 3 का कॉन्जुगेट 3 का कॉन्जुगेट 3 का कॉन्जुगेट 3 आएगा ना, वो कट के तो 3 1 आंसर आएगा, तो फाइनली ये आंसर आएगा, यानी ये लिमिट पुट करने के बाद, लिमिट पुट कर यानी जब वो h रियल होगा, यानी आप कहेंगे जब वो h रियल होगा तो हम कहेंगे उसकी डेरिवेशन का जो आंसर है वो ये है। अब बेशक ब्रैकेट भी छोड़ दे, ये क्या, ये वाला z कॉन्जुगेट, ये वाला मतलब z नॉट पुट करना है, z नॉट माइनस ये वाला, मतलब इधर लेकिन इधर z की जगह z नॉट पुट करना, इधर पुट किया और उधर वो काट के 1 आ गया, मतलब वो अगर रियल था ये आंसर, अगर h रियल नहीं है, ये तारीख नहीं जून है, h अगर रियल है तो ये आंसर, एंड दूसरा केस क्या होगा, अगर h क्या है इमेजिनरी है तब उसकी डेरिवेशन का आंसर और आ जाएगा, क्या आंसर आएगा f डैश z नॉट, वो देखना कैसे आएगा, क्योंकि z नॉट पुट तो यहाँ पे करना है, ये z नॉट यहाँ पे पुट हुआ, ठीक है, और ये z नॉट पहले से लिखा माइनस किस वजह से हो जाएगा,
जब ये आयोटा होगा ना, जैसे ये 3 आयोटा, वो ऊपर वाला 3 आयोटा होगा, उसका कॉन्जुगेट लेंगे -3 आयोटा, जब वो इमेजिनरी होगा, जब वो h क्या होगा, इमेजिनरी होगा। यस सर। जब h इमेजिनरी है तो फिर इस तरह से वो h ऊपर 3 आयोटा होगा, नीचे 3 आयोटा होगा, वो कैंसिल कैसे होगा, तो ऊपर तो कॉन्जुगेट लेना, वो माइनस बाहर आएगा, वो 3 आयोटा कट जाएगा, माइनस आएगा, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। एक तीसरा तो केस सर वो ये रियल में माइनस कैसे आया? रियल में सही प्लस है, रियल में प्लस, यानी इमेजिनरी में माइनस, रियल में चूंकि वो कैंसिल होके 1 आ गया ना, यस सर। ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 कैंसिल होके 1 आ गया, बार ऐसा है। इमेजिनरी में ऊपर 3 होगा, नीचे 3 होगा, फॉर एग्जांपल या 4 होगा, नीचे 4 होगा, ऊपर वो होगा की वजह से, वो कॉन्जुगेट की वजह से माइनस आएगा, वो 4 होगा कैंसिल होगा, माइनस बाहर आ गया। एक तीसरा केस भी बनता है, वो क्या, जैसे ऊपर जैसे देखा ना, वो है जैसे लिखा हुआ है, मतलब वो पूरा ना रियल है ना पूरा इमेजिनरी, यानी इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन। सर इमेजिनरी में आपने जेड नॉट के ऊपर कंजुगेट नहीं लगाया? ठीक, मतलब एक तीसरा केस भी बनता है, वो भी अगर साथ लिखना चाहे लिख सकते हैं। यही 2 केस तो हमें ये मिले ना, यानी या आंसर ये आएगा या ये आएगा, या एक ऐसा होगा कि इस तरह का आंसर आएगा, कैसे देखना, इस तरह का आंसर आएगा, मतलब यहाँ पे जेड नॉट लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा, वो बीच में प्लस लिखा होगा, और उसके साथ इस तरह का, यानी क्योंकि कोई फाइनल आंसर नहीं मिला हमें, तो इसका एक आंसर चाहिए। लिमिट का आंसर तब मानते हैं जब उसका एक आंसर आए, इस लिमिट का जैसे एक आंसर हमारे पास ये वाले सोचा है कि एच ये हो तो ये आंसर आएगा, अगर एच ये होगा तो ये आंसर आएगा। एक तीसरा केस भी मैंने जैसे बताया, उसको भी अगर लिखना चाहिए, नहीं और ये नहीं थर्ड आंसर चाहिए इतना लिखें, वो कैसे, मतलब इस तरह ए प्लस बी होगा, यानी ऐसे, यानी एक ये भी आंसर पा सकते, यानी कह सकते हैं। अगर इस तरह अगर आप लिख देंगे तो एग्जामिनर देख जो है ना, वो एक किस्म का सोचेगा कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर टाइम हो, तो आप ये चीज भी लिख सकते हैं, मतलब जेड नॉट पे टाइम भी देख लें। खत्म हो गया ये, मतलब एक ये भी आंसर आ सकता है, ए प्लस बी होगा, मतलब वो कॉन्जुगेट की वजह से माइनस हो जाएगा, नीचे ए प्लस बी होगा, मतलब ये देखें आप कटेगी नहीं, उधर तो कट गया था बाहर बाहर, इसमें कटेगी भी नहीं, ऊपर वाला ऊपर लिखा रहेगा, नीचे वाला नीचे लिखा, वो जैसे 3 प्लस 2 होगा, नीचे भी है तो ऊपर आएगा 3 माइनस 2 होगा, लेकिन वो कटेंगे नहीं, इस तरह फाइनल आंसर आएगा। ज्यादा डेरिवेशन कोई आंसर नहीं एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि 3 डिफरेंट आंसर आए, बुक वाला बार 2 बताया मैंने, बोला तीसरा भी बता सकते हैं, टाइम खत्म हो गया आज, फिर से बल्कि 23 मिनट, पता नहीं ये आपको जाना भी है कि नहीं जाना, चले फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, है ना, आज फिर इतना ही रखते हैं, अभी अलजबरा को भी ना मैं नहीं रखता, ठीक है, ठीक है जी। इसलिए अगर आपने कोई छोटी सी को 10 मिनट की क्लास करनी है, क्योंकि उस पर उसके हमें 2 सेशन करने पड़ेंगे, मुझे लगता है कि वो एक, मुझे लगता है कि 20 मिनट में भी शायद एक थ्योरम ना हो। ठीक है सर, कल ही करेंगे। हाँ, अगर कोई छोटी सी कोई 10 मिनट की क्लास करनी है तो इसकी कर लेते हैं, क्योंकि वो इसकी एक्सरसाइज शुरू करनी है, या फिर चले हम कल इंशाल्लाह कल, ठीक है, कल उसको पहले करेंगे, यानी वो 20 मिनट में हो गया तो ठीक है, फिर जैसे रखने भी चाहे कल हम उसके 2 रखेंगे इंशाल्लाह, ठीक। ओके सर।